अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा खूबसूरत सा दिन है, आज जुम्मा भी है, आज बाहर मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपने खूबसूरत सा आगाज़ कर लिया होगा। अगर कर लिया है जनाब तो हमारा रिमाइंडर भी सुन लीजिए जो हर जुम्मे को मैं आपको ज़रूर देती हूँ। ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं, तो अपनी दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमान को याद ज़रूर रखिएगा। दिन का आगाज़ कर लेते हैं मौसम के साथ ही। मौसम की मैंने बात की है तो मॉनसून का जो तगड़ा सा स्पेल है ये जारी है मुल्क भर में और मूसलाधार बारिश हो रही है जिससे बहुत सारे नशेबी इलाके हमारे ज़ेरे आब आ गए हैं। ख़ास तौर पर पंजाब में भी बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो बारिशें जो हैं वो बहुत सारे नुकसान का बाइस भी बन रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से जो अमवात की तादाद है वो 22 हो गई है और मुल्क भर में मानसून बारिशों का ये दूसरा स्पेल है जो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसकी वजह से पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, दरियाओं और नदी नालों में हमें तुग़यानी देखने को मिल रही है। फिलहाल ज़रा लाहौर की सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इकरा लियाकत हमारी नुमाइंदा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है लाहौर की सड़कों की इतनी शदीद बारिश के बाद? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हिना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के दिल यानी लिबर्टी चौक में और सुबह सवेरे जो हल्की फुल्की बारिश हुई है, इस वक्त सूरज के मनाजर ये हैं कि बादलों की ओर से सूरज अपना चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौसम बेहद खुशगवार है। 19 जुलाई से 24 जुलाई तक ये जो तगड़ा स्पेल था मानसून का दूसरा, आज इसका आखिरी रोज है और इसने पिछले 3 से 4 दिनों में लाहौर में हर तरफ जो है तबाही जो मचाई है। कल भी जो है रिकॉर्ड बारिश जो है रिकॉर्ड की गई, परसों भी शदीद बारिश थी, उससे एक दिन पहले भी शदीद बारिश हुई जिसमें मुख्तलिफ जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे। और आज मौसम की सूरत हाल ये है कि आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त जो सुबह सवेरे बारिश हुई है उसके बाद गर्मी का जोर टूट चुका है और आज लाहौर का दर्जा हरारत भी जो है वो भी 32 से 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकिन हबस की जो सूरत हाल है, अगर बारिश नहीं होती तो वो बरकरार रहेगी। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 85% है, जबकि अगर हम महकमा मौसमियात की बात करते हैं कि तीसरा स्पेल कब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पिछला हफ्ता तो बहुत ही खूबसूरत रहा, गर्मी का जोर टूटा रहा, शहरियों ने सुख का सांस लिया। ज़ेरे आब इलाके जो आए थे नशेबी इलाके, वहाँ पर शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ज़िला इंतजामिया ने फिलफौर निकासी आप को यकीनी बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वासा की टीम को जो है शाबाश भी दी है इस पर के जो पहले 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था वो अब घंटों में मुमकिन बनाया गया है। लेकिन अब बात हम कर लेते हैं कि तीसरा स्पेल जो है वो मानसून का जो है वो इतना तगड़ा और तेज नहीं होगा, लेकिन 28 से 30 अगस्त के दौरान जो है वो मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात के माहिरीन से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी कि 20 से 40 मिलीमीटर बारिश जो है वो नॉर्मली रिकॉर्ड की जाएगी लाहौर और उसके इलाकों में। खासतौर पर बलाई पंजाब की बात कर लेते हैं, वस्ती पंजाब की, तो वहाँ पर बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 28 से 30 अगस्त से स्टार्ट होगा और उसके बाद अगस्त का जो पहला पूरा हफ्ता है वो बारिशों की लपेट में पूरा जो है पंजाब रहेगा और उसके बाद गर्मी का जोर जो है वो टूटेगा, मौसम खुशगवार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ पीडीएमए ने शहरियों को अलर्ट भी जारी किया है कि दौरान सफर जो है सब सड़कों की जो है वो सूरत हाल को चेक कर लिया जाए, कि क्योंकि इन दिनों बच्चों को स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो नारान कागान जब मतलब सियाहती मकामात पर जाएं, तो जब उस तरफ का रुख करें तो खासतौर पर मौसम की सूरत हाल को चेक कर लें। खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आता है तो पीडीएमए की जो हेल्पलाइन है 1129 उस पर रब्ता करें। हंगामी सूरत हाल में उनकी टीम उनको हेल्प आउट भी करेगी और इसके साथ साथ पीडीएमए ने तमाम जिले इंतजामिया को अलर्ट रखा हुआ है। डीसीज को पहले ही बता दिया गया है जो मुश्किलात दूसरे स्पेल में हमें देखने को मिली है, उम्मीद है कि तीसरे स्पेल में नहीं होंगी। मशीनरी को मजीद फाल किया गया है, मजीद लोगों को अलर्ट पे रखा हुआ है और यही मौसम की जो है वो ओवरऑल सूरत हाल रहने का इम्कान है अगले हफ्ते में भी। और आज का जो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के साथ साथ आपने जो सारी सूरत हाल है मौसम की, तीसरे स्पेल के बारे में बताया और क्या सूरत हाल रहेगी उसके बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, इसके अलावा कोप में भी शिरकत कर चुकी हैं और पंजाब हुकूमत की भी मुआवनत करती हैं, उनके साथ भी काम करती हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हमने गुज़िश्ता साल देखा था कि बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल थी, दरियाओं में तुग़यानी थी। इस साल ऐसी कोई सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस साल जो सूरत हाल है वो जो शुमाली इलाका जाते हैं ख़ास तौर पे वहाँ
जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल हुई है, क्योंकि ग्लोव्स जो हैं, ग्लेशियर झीलें बहुत तेजी से फट रही हैं, और उसकी वजह से जो अपर इंडस बेसिन है, जो कि अभी बारिशें पंजाब साइड पे नहीं भी हुई, लेकिन अपर इंडस बेसिन में ऑलरेडी जो है तुगयानी आ रही थी, जिसकी वजह से वहां पर तो सैलाबी सूरत हाल हुई। लेकिन वही सैलाबी रेला जब नीचे आता है तो यहाँ जो हमारे पंजाब के दरिया है उसमें भी जो है सिचुएशन होती है। लेकिन क्योंकि बारिशें यहाँ जरा मानसून की देर से आई हैं, एल नीनो की वजह से सप्रेस थी, तो अब जब बारिशें हो रही हैं तो मुल्क में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद थी, तो उनकी वजह से भी ये जो बारिश कहीं बहुत शिद्दत आपने देखी, और कहीं पे जो है वो ग्लोव की वजह से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी, तो इसलिए सिचुएशन जरा बुरी हुई। उसके अलावा इंडिया वाली साइड पे बारिशें बहुत तेज हुई हैं, जिसकी वजह से वहां उन्होंने भी जो है वो एज यूजुअल डैम से पानी छोड़ा है, और चनाब में जो है वहां पे सैलाबी सूरत हाल का खदशा हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना बड़े लेवल पे अभी तक नुकसान नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगस्त में जो स्पेल्स आते हैं अगर मानसून के, तो उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बारिशों की शिद्दत में कितना इजाफा होगा, अच्छा डॉक्टर क्योंकि साहिबा, एल नीनो लास्ट की वजह ईयर से अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और कहा गया था कि रिकॉर्ड बारिशें हुई, जिस तरह अली ने जिक्र किया। तो अब इस बार जो इस साल के शुरू में जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी वो ये थी कि इस बार मॉनसून का के इतने तगड़े स्पेल्स नहीं होंगे और बारिशें जो है वो मामूल से कम बरसेंगी। लेकिन ये जो पिछले 2-4 दिनों से सूरत हाल हम खुसूसी तौर पर पंजाब में अगर देख रहे हैं तो जो टोरेंशियल रेन्स की वजह से सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसी चीज़ है, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं जो प्रेडिक्शंस भी अब गलत साबित हो रही हैं, और क्या आने वाले दिनों में मज़ीद इसी तरह के तगड़े स्पेल्स हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, जो प्रेडिक्शन थी ना वो यही थी, जैसे आप फरमा रही हैं कि बारिशें कम होंगी, लेकिन जब भी होंगी वो बहुत शिद्दत वाली होंगी। तो पिछले साल मानसून जल्दी दाखिल हुई, जून में आपको याद होगा क्लाउड बर्स्ट जून के होना आखिर में, शुरू हो गए बिल्कुल। थे नॉर्दर्न एरियाज में। लेकिन इस साल मानसून को एल नीनो ने जो है सप्रेस करके रखा है। पूरी दुनिया में हीट डोम्स चल रहे हैं और पैसिफिक ओशन में एल नीनो शुरू हुआ है, तो जिसकी वजह से वो टाइम से जरा डिले होके दाखिल हुई है। तो लेकिन बारिशें जब भी शदीद गर्मी पड़ती है, उसके बाद जमीन की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो हल्की बारिश का भी पानी जज्ब कर सके, तो वो बारिश शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और इसके अलावा भी शदीद गर्मी के बाद भी जब बादल बरसता है तो उसमें जरा इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और क्लाउड बस्ट के खदशात बहुत ज्यादा होते हैं, जो अभी नॉर्दर्न एरियाज कश्मीर साइड पे आप देख भी रहे हैं। तो ये मौसमियाती तब्दीली के पैटर्न्स हैं। और हाँ, हमारे जो शहर हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इस हवाले से कि शहरों की जो ड्रेनेज है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतनी शदीद बारिश को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करें, खास तौर पे जो आबी गुजरगाहों पे सोसाइटीज हैं उनके लिए जेर जमीन ड्रेनेज का या निकासी आपका मामला रखा जाए, ताकि वहां पे नुकसानात कम से कम हो। पंजाब में, नॉर्दर्न एरियाज में, सिंध में, क्योंकि कराची में भी हल्की बारिश हो जाए तो पूरा कराची शहर डूब जाता है। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। पूरे मुल्क के लिए जो है एक ड्रेनेज पे जो है काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जेर जमीन पानी के जखायर भी इससे रिचार्ज हो सकते इंश्योर हैं। करवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और कराची में तो कई सालों से ये फिनोमेना सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है। इस वक्त लाहौर में भी जो हुकूमत है वो मुतहरिक नज़र आ रही है, जल्द से जल्द पानी निकालने की कोशिश कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा बारिशें तो कम हो रही हैं, लेकिन हब्स की शिद्दत में बहुत शदीद इजाफा है, जो हमें लास्ट ईयर महसूस नहीं हुआ था। अभी भी बारिश होने की वजह से जो इस वक्त लाहौर में जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है वो 25 से 37 तक दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, इस लिहाज से कि गर्मियों में हमें वो काफ़ी पारा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। ये हब्स क्यों ज़्यादा महसूस हो रहा है, और सर्दियों में क्या सूरत हाल रहेगी? बिल्कुल, ये जब एल नीनो जब आपका मानसून के दौरान शुरू होता है तो उसमें जो आपका फील लाइक टेम्परेचर या वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, नमी वाले मौसम में जो टेम्परेचर है उसकी शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है, और उसमें आपको ये पसीना और इसकी वजह से जो है ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डिहाइड्रेट आप जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए बारिश से वक्ती तौर पे तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन जब बारिश नहीं होगी तो हब्स की ज्यादती होने की वजह से और एल नीनो की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। और ये मामला कहा जा रहा है, जो मॉडल्स हम देख रहे हैं
कि हो सकता है 2027 के मौसम बहार तक इसी तरह एल नीनो कंटिन्यू रहे। इसीलिए पूरी अच्छा। दुनिया में कहतसाली का भी एक खदशा है और शदीद गर्मी की वजह से आबी ज़खायर के सूखने का भी एक वो दिया गया है, एक जी। वार्निंग जारी की गई है। तो ये इस वजह से ये सिचुएशन है। ठीक है। हाँ, और अगर डॉक्टर एल साहिबा, नीनो कमज़ोर लास्ट ईयर पड़ में जाता देखा है था तो कि जो बिगड़े आ बारिशें सकती थी या जो मॉनसून था वो एंड सितंबर तक चलता रहा था। इस बार की कोई प्रेडिक्शंस हैं कब तक चलेंगे, मजीद कितने स्पेल्स बाकी हैं अभी? लास्ट ईयर आपने देखा था कि स्पेल्स का जो दौरानिया था वो भी जरा ज्यादा था। हाँ। पूरे मुल्क में एक के बाद एक 12 स्पेल्स आए थे मानसून के। इस साल वो स्पेल्स वाला इतना मामला नहीं है, स्पेल्स कम होंगे और कम दौरानिए के लिए होंगे। हाँ, लेकिन बारिश की शिद्दत की वजह से जो है वक्ती तौर पर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, या दरियाई सैलाब जो इंडिया की वजह से आता है वो मामला हो सकता है। लेकिन अदरवाइज बहुत ज्यादा स्पेल्स आप नहीं राइट। देखेंगे जो पिछले तो डॉक्टर साहब, आज साल का सर्दियों में मामला। क्या सूरत हाल रहेगी? क्या सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी? जी, सर्दी की शिद्दत में एल नीनो की वजह से कमी आएगी और सर्दी में भी बारिशें जो है आप मोस्टली ड्राई स्पेल ही देखेंगे। जैसे पिछले साल से भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है एल नीनो की वजह से। और ये अगले साल अगर एल नीनो के बाद फौरन लानीना शुरू हो जाता है, जो कि इसकी ऑपोजिट फॉर्म होती है, जो ज्यादा बारिशें लेकर आते हैं, तो फिर आप वही मामला सैलाबी सूरत हाल मौसम बहार से भी देख सकते हैं। तो ये ओके। मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो है इस किस्म के वेदर पैटर्न्स जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं। राइट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद थी। मौसम की जो ओवरऑल सिचुएशन है और इसकी वजह क्या बन रही है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको अपडेट करते हैं मस्तूंग बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने घात लगाकर जजेस पर हमला किया। इस हमले में सेशन जज अब्दुल हकीम काकर गनमैन समेत शहीद हो गए और एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सेशन जज अब्दुल हकीम काकर पर हमला रियासत पर हमला है। कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा, रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को कुचल दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं मीर ज़िया लांगो साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ एक हम यही कहेंगे कि सोची समझी दहशतगर्दाना कार्रवाई है और ख़ास तौर पर जो कानून की हुक्मरानी है उसको बराह रास्त चैलेंज करने की कोशिश की गई थी, जो जिस तरह से जजेस को निशाना बनाया, निज़ाम इंसाफ को खौफजदा करने की कोशिश की गई, मज़ीद जजेस की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या फर्दर प्लान्स हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, और इस सारे मामले पर आपकी क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि इन दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब है, ना इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। ये जो भी कुछ करते हैं अपने बैरूनी आकाओं के इशारे पर करते हैं। कभी ये लसानी बुनियादों पर लोगों को निशाना बनाते हैं, कभी ये हमारी फोर्सेस और तनसीबात को निशाना बनाते हैं। अभी महज ये इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमारे हर तबके फ़िक्र के लोग इनसे महफूज ना रहे, ना बच्चे महफूज रहे, ना ख़वातीन, ना बूढ़े। कल आपने जो देखा कि अदलिया जो हमारा एक अहम सुतून है, उनके जजेस को भी निशाना बनाया गया, जो हमारे माशरे का एक अहम सुतून है, जो लोगों को इंसाफ फराम करते हैं, जो काबिल अफसोस है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने हमेशा अपने मुल्क की दिफा के लिए और अपने लोगों की जान और माल के लिए इन अनासिर के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की है। अभी भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसले पुरअज़्म है कि हम इन अनासिर को इंशाल्लाह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और ये जो मुतासरा ख़ानदान है, हुकूमत की इसके साथ पूरी हमदर्दी है। बिल्कुल ठीक। जैसा अब ये जो प्रोविजनल एक्शन प्लान है उसके तहत फेसलेस कानून साजी की गई है, यही कानून साजी इनको हजम नहीं हो रही है शरपसंद अनासर को? देखिए, इनको शरपसंद अनासर को ना फेसलेस ये कोर्ट्स अज़म हो रही हैं, ना इनको पाकिस्तान की तरक्की अज़म होती है, ना इनको पाकिस्तान की जो ये दुनिया में एक इमेज बन रही है कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से पूरी दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये सब कुछ पाकिस्तान की दुश्मनों को छुपती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं मीर साहब। जिस तरीके से इस कानून की अभी हमने बात की जिसका जिक्र किया गया, अमेरिका, इटली और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, करीबन 50 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर इस तरह की कानून साजी है, और इस तरीके से जब अदलिया पर यहाँ पर अटैक किया जा रहा है तो आप क्या समझते हैं वफाकी हुकूमत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा से कार्रवाई का कहा जाएगा? बिकॉज़ अब ये इंसिडेंट तो डिमांड करता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब हमारे माशरे के इंसाफ करने वाले लोग महफूज ना होंगे इन शरपसंद अनासिर से, इस किस्म के कई ही मुकदमात हम अक़वाम मुत्तहिदा में ले गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। तो हम अब अक़वाम मुत्तहिदा से अब भी यही तवक्को करते हैं कि वो माशरे में इंसाफ करने वालों के साथ जिस तरह दहशतगर्दी का उनको निशाना बना रहे हैं, इनके खिलाफ मैं समझता हूँ पूरे आलम को एक होना चाहिए, पूरी दुनिया को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ज़िया साहब, ये जो इस वक्त पैटर्न देख रहे हैं हम मुख्तलिफ तंजीमों का, उसकी वजह से भी हमें दिखाई दे रहा है कि ख़ासकर जिम्मेदारी कुछ ही अफराद पर आयद होती है जो यहाँ पर शर फैलाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि उस पैटर्न में नज़र भी आता है कि BLA की जानिब से भी पहले भी कार्रवाई की गई, सिविलियंस को टारगेट किया गया, बसों को निशाना बनाया गया और उसमें भी जो है कैजुअल्टीज सामने आई। तो आपको लगता है एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, नाम डिफरेंट है, काम एक ही है? देखिए, इन सब का जो हैंडलर है, चाहे BLA हो चाहे TTP हो, इन सब का हैंडलर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इनको जो है माली मदद फराम करता है और हमारा एक हमसाया ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान वो अपनी सरजमीन खुल्लम खुल्ला इनको इस्तेमाल करने के लिए देती है। राइट अच्छा मीर साहब, जिस तरह से भी आपने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया तो डेफिनेटली उनसे हमारा सुकून तो बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह से पाकिस्तान डिप्लोमेटिक महाज पर अपना नाम मनवा रहा है और ख़ास तौर पर मार्का हक के बाद से तो उनकी हालत ख़राब है, जिस वजह से वो अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट करते हैं और इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कराते हैं। बतौर वज़ीर दाखिला आपको क्या लगता है कौन से मज़ीद चैलेंजेस हैं जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर फेस कर रही है बलूचिस्तान में, और इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं? देखिए, ये दहशतगर्द 2010 के बाद इनकी कमर टूट गई थी। हुकूमत ने जो इनके खिलाफ सख्त एक्शंस लिए थे, उसके बाद अभी ये रीऑर्गेनाइज होकर आए हैं। तो इनका जो नया ढांचा बनकर आया है उसको समझने के लिए गवर्नमेंट को जरूर थोड़ा अरसा लगता है। अभी इनका सारा नेटवर्क गवर्नमेंट के उसमें आ चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इनका खला खमा करेंगे और अपने मुल्क को इस दहशतगर्दी की नासूर से पाक करेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िया साहब, हुकूमती कोई प्लान तरतीब दिया गया है और कितने अरसे में ये इन एक्शन दिखाई देगा? देखिए, हुकूमत ने प्लान तश्कील दी है। हमारा नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग हुई है। उसमें ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जिनको मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह नजर आने लगेगा कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत भरपूर कार्रवाई करने जा रही है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। मीर ज़िया लांगो साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान। और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करके दहशतगर्द ये साबित करना चाहते हैं कि वो कानून के मुहाफ़िज़ों को नुकसान पहुँचाएंगे और स्टेट इस पर खामोश रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से वज़ीर दाखिला साहब कह रहे थे कि इनकी जो रिट है, इन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है, अब इनका खात्मा होगा, इनको जड़ से उखाड़ के फेंका जाएगा। हमारी फोर्सेस एक्टिव हैं, हमारे जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो इन दहशतगर्दों से इस मुल्क को, खास तौर पर इस सूबे को, बलूचिस्तान को पाक कर सके। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी इसमें मदद भी फरमाएगा और ये जो सारी सिचुएशन है बड़ी जल्दी क्लियर होती हुई भी हमें दिखाई देगी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। ईरान अमेरिका की सूरत हाल का भी तज़किरा कर लेते हैं। मुसलसल खराबी की जानिब जा रहे मशरक़ वस्ता के हालात। अमेरिका ने मुसलसल 13वीं रात भी ईरान के खिलाफ हमले जारी रखे हैं। अमेरिकन सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। हमलों का मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना और पासदाराने इनकलाब की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना है। ईरानी पासदाराने इनकलाब की तरफ से तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात का खात्मा है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक आवाज़ किरमान और कशीम में धमाके हुए हैं और उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले पर गौर जारी है। मैं ही फैसला करने वाला हूं और हम इसके लिए तैयार हैं। इसराइल से कहूं तो वो 2 मिनट में हमलों में शरीक हो जाएगा, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। ईरान पर हमलों में इसराइल की शमूलियत से शदीद नताइज सामने आएंगे। ईरानी मुज़ाकरात तो चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल किसी मुआहदे तक पहुंचना नहीं चाहते, उसके लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि जो ईरान को सज़ा देना चाहते थे वो खुद तेल की 3 गुना बढ़ती कीमतों पर सज़ा भुगत रहे हैं। बाकर कालिबाफ ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा था, ईरानी नाकाबंदी आसान समझने वाले तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का खुमियावजा भुगत रहे हैं। उधर अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद नाकाम बना दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक 47 के मुकाबले में 49 वोटों से करारदाद नाकाम हुई है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 208 के मुकाबले में 214 वोट से मंजूर की थी। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, माहिर बैन अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगी कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासकर जब मज़ीद ममालिक इसमें दाखिल होना शुरू हो गए हैं। रूस और बरतानिया का नाम लिया जाना शुरू हो गया है। इसमें यमन पूरी तरह से हमें अब दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखती हैं आप मशरिक़ वस्ता के हालात को? ये रूस और चाइना तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, इस पे तो अब कोई दो राय है नहीं, कोई इस पे शक वाली बात नहीं है। बरतानिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसके रिफ्यूल जो जेट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उसकी एयर बेसिस जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, साइप्रस में भी और ग्रीस में भी, तो इन्वॉल्व तो हैं। और बाकी ईरान जो है वो इस पूरे रीजन पे बम्बार्डमेंट ऑलरेडी कर रहा है, गल्फ पे कर रहा है, इराक पे कर रहा है, सीरिया पे कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है। अब यमनी हूसी अगर शामिल हो गए हैं तो सदरन ट्रांजिशनल फोर्सेस भी ऑफ कोर्स उनका शामिल होना बनता है, क्योंकि वो एक अलग सोमाली लैंड जो है वहाँ बनाकर तो हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उसको चोक करने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूएई और इजराइल। तो अब आप अंदाजा करें कि ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद किया हुआ है, एक रास्ता जो है जहाँ से दुनिया के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऑक्सीजन आई मीन मेटाफोरिकली हमारी लाइवलीहुड जो है, एनर्जी है, बाकी सारा कार्गो गुजरता है। अगर बाबुल मंदर जो है वो उसी बंद कर लेते हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर जो है वो सोमाली लैंड जो है वो रिकग्नाइज मुल्क नहीं है, लेकिन इजराइल ने और यूएई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिकग्नाइज करवाएं। और अगर वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहाँ पे जो है वो पायरेसी शुरू कर देते हैं तो बिल्कुल हम उसी ज़माने में पहुँच जाएंगे जब बहरी कज़ाकों का ज़माना था और कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट हमें वो 17वीं सेंचुरी का, जिस पे हमने बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी कि पानियों के ऊपर जो है बड़े बड़े जो है पायरेट्स और कज़ाक जो है वो काबिज थे और वही फैसले करते थे, वही पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो चलाते थे। तो अभी तो देखने में सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, क्योंकि एक एस्केलेशन का ट्रैप है और सारी पार्टीज उसमें एंट्रैप हो गई हैं। ईरान को ये जो 14 पॉइंट्स हैं वो अमेरिका को सूट नहीं करते। उन्होंने इसमें से कोई पॉइंट भी इनको किसी भी तरीके से डायरेक्टली बैठ कर निगोसिएशन की टेबल पर फैसिलिटेट नहीं करना। उसके लिए मीडिएशन हम ये कर रहे थे कि जितने पॉइंट्स हैं उनको हम किसी भी तरीके से इनको रिजॉल्व करवाएं। हाँ। और पाकिस्तान उसमें कोशिश भी यही कर रहा था कि फ्रोजन एसेट्स के लिए गल्फ के कंट्रीज प्लेजेस कर रहे थे, हम देते। सैंक्शंस खत्म करने के लिए पाकिस्तान के 6-7 जमीनी रास्ते जो हैं हमने खोले हुए थे कि आप ट्रेड करें चाइना के साथ। जो स्विफ्ट के अगेंस्ट सिप सिस्टम है बैंकिंग का, मैसेजिंग सिस्टम, उसमें आप आ जाएं, बार्टर ट्रेड करें। तो पाकिस्तान को भी पता था, उसके साथ जो उसके पार्टनर मीडिएटर हैं, एलाइज हैं, कि ये 14 पॉइंट स्ट्रेटेजिक पॉज है, अमेरिका को सूट नहीं करते, ईरान को इसमें से कुछ नहीं मिलना, तो हमने इसको प्रोवाइड करना है। लेकिन वो प्रोवाइड करने का जो चीज़ है वो भी हॉल्ट पे चली गई है कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी नहीं दिखा रहा। इन जनरल पेशेंस दिखाना तो एक और बात है। तो अब अगर हम अब मीडिया पे ये बात करें तो बहुत से लोग, क्योंकि हम बहुत जज्बाती हैं, तो लोग समझते हैं ओ हो हमने ईरान को छोड़ दिया। नहीं, ईरान हमारा पड़ोसी है। हम पब्लिक ओपिनियन में भी ईरान को नहीं छोड़ सकते। हमें हमारी बहुत लंबी हिस्ट्री है उनके साथ और
अगर हमें चूज करना है बिटवीन अमेरिका और ईरान, अगर मुझे चूज करना है तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट डिसीजन। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जो एक मीडिएटर होता है, एक जो सालिस होता है, वो भी एक हद तक ही अपना किरदार प्ले कर सकता है। जब तक के दोनों फरीकैन राज़ी हों, उनमें से एक भी अगर ऊपर नीचे जा रहा हो तो मामला ख़राबी की तरफ जाता है। तो अभी जिस तरह से ईरान का आप जिक्र कर रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रही थी पहली बात में, हम बिल्कुल उनको तनहा करने का नहीं सोचे, लेकिन अब ये जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, जिस सिचुएशन में हमें डाल दिया गया है, कितना पाकिस्तान का इस सिचुएशन में क्रूशल रोल है जो पाकिस्तान ने प्ले करना है, और कितनी क्रूशल पोजीशन पर पाकिस्तान है? बिकॉज जो एक ही है, स्पेक्टेटर भी है और स्पॉइलर भी है इसराइल, वो तो यही देखना चाहता है कि जो तमाम बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था होते रहें, और वो उसकी तो खुशी भी इसमें है, उसका फ़ायदा भी इसी में है। तो क्या आपको लगता है कि हालात उस तरफ कहीं ना कहीं जाना शुरू हो गए? हालात उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट और इस्लामी ब्रादर ममालिक मेरी समझ से बाहर हैं, ये कभी भी नहीं रहे हैं। और यहाँ इस रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि रूस और चाइना आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये इस्लामी ब्रादर ममालिक की एक दूसरे के गले काट रहे हैं। कोई गैर इस्लामी ब्रादर ममालिक हमारी गर्दन में फंदा डाल के नहीं बैठा हुआ। हमें इस ऑकवर्ड पोजीशन में कि वी हैव टू चूज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये ब्रादर इस्लामी ममालिक ने ही ऐसा इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया हुआ है। ईरान की अपने इस्लामी ममालिक आज़रबाईजान से नहीं बनती, और वो धड़ाधड़ जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता रहा, जो निकोर्ना काराबाख की जो वॉर थी आज़रबाईजान की, और जब उस पर सैंक्शंस थी तो वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अलाइन था। अभी भी उनकी जो पब्लिक ओपिनियन के अंदर आपको वो सपोर्ट अभी भी दिखाई देती है। तो ये बात तो बिल्कुल आप छोड़ दें, ये बात मुझे पता नहीं क्यों ट्रिगर कर देती है मुस्लिम उम्मा वाली के, ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। ये और आपको पता ही है बैनुकामी अमूर में इन चीज़ों का तज़करा जो है वो बहुत कम है, और इसको एक कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो फरीकैन है वो एक दूसरे को मुआशी लिहाज से जो है डेंट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ईरान अब ये बयान दे रहा है कि जो अमेरिका के पास जो अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं या मिसाइल हैं उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है, और इसकी वजह से अब वो बरतानिया को इसमें इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। उसके अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसको पासदाराना इनकलाब की जानिब से भी वार्न किया जा रहा है कि अगर उनके अड्डे इस्तेमाल हुए तो वो भी रीच के अंदर ही हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि ये जो शमूलियत है ये आहिस्ता आहिस्ता इन ममालिक की बाकायदा तौर पर जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले चाइना भी, जो अगर चाइना के हवाले से भी कोई बात थी तो वो कोई मुस्तनद तरीके से नहीं थी, सारे क्लेम्स थे जो अभी तक जो है वेरीफाई नहीं हो सके हैं। देखिए, चाइना की तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो चाइना की हम ऑप्टिकल जो है वो एंट्री इसके अंदर नहीं देखेंगे अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है। रशिया ऑलरेडी जो है वो अपने वॉर यूक्रेन पे जो उस पर मुसल्लत की गई है वाया नेटो, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज है, इन्वॉल्व है। तो वहाँ से भी आपको कोई ऐसी जो बूट्स ऑन ग्राउंड रशिया के नज़र नहीं आए। लड़ना ईरान में ही है, लेकिन जितनी सपोर्ट जो है वो खासतौर पे बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको उनके लिए सोर्स बताना पड़ता है, और सोर्स हम बता नहीं सकते, तो वो कोर्स वो कॉन्स्पिरेसी में आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं कि कौन किसको कहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट तो ईरान के पास है, जो कि लीबिया और इराक और अफगानिस्तान के पास और नहीं थी जब उनके ऊपर जो है अमेरिका जो है वो आके जो है वो चढ़ दौड़ा। तो ईरान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। ईरान के पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है, ईरान के पास काइनेटिक सपोर्ट भी है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि क्या अमेरिका जो है वो पूरे जो है वो यूरोप को शामिल कर लेगा, तो बेशक कर लेगा, लेकिन यूरोप इस वक्त यूक्रेन में 100% इंगेज है रशिया की डिफीट के लिए, जो कि उनको मिल नहीं रही पिछले 4 साल से, और तमाम अपना जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर झोंकते जा रहे हैं। तो रिसोर्स डिप्लीशन नेटो की तो है, इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लिहाजा वो अब ये चाहते हैं कि ईरान वॉलंटरली घुटने में टेक के हमारे सामने कहे कि जी आप जो है वो मुझे 100 जूते भी मार ले, 100 प्याज भी मैं खा लेता हूँ, और अब आप ही बादशाह हैं, आप ही जो है वो मालिक हैं मेरे। तो वो ईरान जो है वो नहीं चाह रहा। वो कह रहे हैं जी ये 100 प्याज जो है ये मैं आपके वैसे ही बंद कर लूंगा कंटेनर पे, तो इनको किसी और इस्तेमाल में करूंगा, और जूते वापस जो है ना वो आपकी तरफ आने। राइट, ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता। इसको अगर बहुत सिंपल सेंस में देखा जाए तो ये वो, और ईरान जो है वो क्या कर सकता है, वो इकोनॉमिकली चोक कर सकता है, किस को कर सकता है, जिसको चाहे।
वो सऊदी अरेबिया को भी इसीलिए इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश कर रहा है कि आवाज एम्पलीफाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं। इस सिचुएशन में वो इसी टूल को यूज़ कर रहा है अपने। डॉक्टर शाज़िया अनवर शीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ईरान यूएस वॉर को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब उस बुरी खबर का जिक्र करते हैं जो अली कहते हैं कि आगाज़ में शोखें नहीं करनी चाहिए, तो हमने आगाज़ में नहीं की। हमने कहा कि थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। और वो यौमिया बुनियादों पर जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है वो लो फ्लेम पे कुकिंग होती है ना, ये लो फ्लेम पे आवाम की कुकिंग चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इजाफा करके हमें जो है ना वो मिनी हार्ट अटैक्स डेली दिए जा रहे हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथे रोज़ भी इजाफा कर दिया है और कहा यह जा रहा था कि इससे रिलीफ मिलेगा। ये जो डेली बेसिस पर डिसीजन लिया गया है, ये बहुत बड़ा फैसला है, तो इससे रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। तो ये रिलीफ मिल रहा है, हम देख रहे हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 62 पैसे का इजाफा किया गया है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 331 रुपये 52 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरी जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नर्ख में इजाफे से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। सिचुएशन वर्स बहुत वर्स हो रही है। आप देखें ना कि इस दौरान एक हफ्ते के दौरान 56 रुपये जो है वो डीजल बढ़ा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये इजाफा हुआ है। तो ये मिनी हार्ट अटैक्स आपको आते रहेंगे, क्योंकि अब जो फैसला लिया गया है उसके रिपल इफेक्ट्स देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। शो के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। अब आपको बताएं 83 साल के एक नौजवान का मैंगोरा से कराची तक का सफ़र बाइसिकल पर। देखिए सेगमेंट सफ़र शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। और मैं इस वक्त सरसनई में हूँ। सरसनई क्या खूबसूरत नाम है, सवात का एक गांव है और सरसवती मुझे इससे याद आता है। क्या खूबसूरत नाम है ये। मेरे साथ एक ऐसे किरदार बैठे हुए हैं जो बहुत ही बाकमाल किरदार है और इनका नाम अब्दुल कय्यूम है। अब्दुल कय्यूम साहब जो हैं, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जो एक ऐसा कारनामा है जो बिल्कुल समझ से बाहर है। वो ये है कि तकरीबन आज से कुछ अर्सा पहले, आप यूँ समझ लें कि 7 साल पहले 2018 में ये कराची गए बाईसाइकिल पे। और ये जो बाईसाइकिल है वो ये है, रैले की बाईसाइकिल है। बहुत पुरानी बाईसाइकिल्स हुआ करती थी और ये वही बाईसाइकिल है जिस पे ये कॉलेज जाया करते थे। और उसी बाईसाइकिल पे तकरीबन इसी उम्र में ये कराची गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका ज़्यादा शुक्रिया। क्योंकि राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप देखिएगा कि इनकी गुफ्तगू और इनका जुमला जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। अब्दुल कय्यूम साहब, आप ने जब बाईसाइकिल का जब ये प्लान, मतलब मैं अगर कहूँ कि ये आपके जहन में ये क्या क्यों आया कि साइकिल पे कराची जाना चाहिए? जैसे मैंने सुना था एक्चुअली कि दिलदारा के एक गांव से तो एक आदमी गया था, तो उसकी तो अखबारात में बहुत चर्चा हो रहा था। ठीक है। तो मैंने कहा ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। तो 2 दिन बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ। और यानी आपने वो देखा और उसके साथ ही आपने फैसला कर लिया कि आपने कराची जाना है? देखा भी नहीं था, बल्कि अखबार में देखा। अखबार में देखा और आपने फैसला कर लिया? मैंने फैसला किया। वैसे ही मैं दूर दूर तक चला गया हूँ। अगर आप माइंड न करें तो अफगानिस्तान तक मैं गया हूँ साइकिल पे। साइकिल पे? साइकिल वो तो इधर है, कराची तो बहुत दूर है। और आप चित्राल भी गए हैं या इधर चित्राल नहीं, कलाम तक। अच्छा, कलाम तक गए। ओ हो। और इसी साइकिल पे? इसी साइकिल पे। ये पुराना, ये आपकी कॉलेज की साइकिल है? ये मेरी कॉलेज के ज़माने के साइकिल से, मेरा ख्याल है सन 61 में हमने ख़रीदा था इसको। अच्छा, जब नॉर्मली लोग साइकिल पे जाते हैं कराची या लंबा सफ़र करते हैं ना, तो वो कहते हैं गियरों वाली साइकिल हो, फिर वो कहते हैं कि बहुत सारा सामान भी साथ हो और वो सारा। मुझे लगता है आपने कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी? बिल्कुल, मैंने रूटी तक अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जगह जगह होटल होते हैं। और यूँ ही किया। और ज़्यादातर मशहूर मैं होटल वालों का भी हूँ। अच्छा। कि जब मैं पैसे अदा करता था, आप इतनी दूर से साइकिल पे आए, हमारे मेहमान है। ये अभी भी है पाकिस्तान में, ये हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कोई
बड़ी परेशानी का कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ? बिल्कुल, मेरा जी चाहता है कि मैं ये सफ़र हमेशा करता करूँ, इतना मज़ेदार सफ़र था। और वो जो साइकिल है, उस साइकिल पे आपने कितना किलोमीटर पर डे करते थे, कुछ आइडिया है? मेरा ख्याल है कि 100 किलोमीटर या इससे कुछ कम। मतलब कमाल है, यानी 100 किलोमीटर बड़ा सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं कि जितने बाईसाइकिलिस्ट हैं वो 100-150 जैसे करते हैं। कराची तक हाँ, 2100 किलोमीटर का फासिला है। 2100 किलोमीटर। कितने दिन लगे आपको? 21 21 डेज लगे, 21 तो days। एवरेज तकरीबन 100 किलोमीटर ही होता है। एवरेज यही है। एवरेज यही है। कोई किसी ने मना किया इस काम से कि ये काम क्यों करने जा रहे हैं? मतलब घर वाले होते हैं ना, तो वो घर वाले, बच्चे खास कर, वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि साइकिल इसकी ज़िंदगी है। अच्छा तो, अच्छा अच्छा अच्छा। और रास्ते पर जिसने भी देखा दाद दिया। क्या बात है। और ये बताएं कि ये जो बाईसाइकिल है, ये जब आपने कॉलेज में थे, आपने खरीदी थी या अब्बू ने खरीदी थी या घर में? कॉलेज में मैंने एक लड़की से ख़रीदा, तो उसने नया ख़रीदा होगा, लेकिन सनिका 60 में मैंने ख़रीदा। रैले साइकिल बड़ी अहम साइकिल थी, यानी बड़ी कीमती हुआ करती थी उस टाइम पे। ये तो एक तो रैली थी, 2-3 किस्म की, फिलिप्स रैली, हाँ। और ये क्या नाम है, और ये कोई और है? वो ये कोई और है। आपको तो साइकिल बहुत रही है, पाँच छह साइकिल्स वो खड़ी क्या आदमी था जो लोगों से भाग गया था, वो जंगलों में रहा करता था अकेला, रॉबिन हुड। अच्छा, रॉबिन हुड। इसका नाम रॉबिन हुड इसका नाम। और आपने ये जो लगाया, आपकी दूसरी बाईसाइकिल्स में मैंने देखा है यही लगा हुआ है, सायर सवात, शायर स्वाद, यानी मुसाफिर, स्वाद का ट्रेवलर। ठीक है। बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। और फिर आप कराची से वापस कैसे आए बाईसाइकिल लेके? बाईसाइकिल नहीं आया, मतलब तो गाड़ी में गाड़ी में नहीं, बाईसाइकिल गाड़ी में चढ़ा के आप। ये 2018 की बात है। 2018। आपकी इस वक्त उम्र कितनी है? उम्र मेरा ख्याल है 4 जनवरी 1937 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 90 की, हाँ 90 के, तो इसका मतलब आपने जब बाईसाइकिल पे गए तो तब आपकी उम्र 83 83 ईयर्स ओल्ड। मतलब कितनी बड़ी स्टोरी है ये। तो कभी हमने, मतलब फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं पाकिस्तान में, साइकिल चलाते हैं, लेकिन ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी हमने नहीं देखी है। मेरा ख्याल है वो लोग तो ज़्यादा क्या कहते हैं, जो नाज़ौर है हम कहते हैं, नाज़बीन कहते हैं, वो कि वैसे ही साइकिल तो आम चलन की चीज़ है, इसमें कोई मसला है। ये कारनामा नहीं है। कराची जाना आपकी नज़र में, अब्दुल कयूम साहब की नज़र में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, खुदा हाजिर नाजिर है। मैं इसमें, मेरा तो ख्याल था कि मैं बलूचिस्तान से होकर कोटा के बॉर्डर तक जा रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसे हालात थे कि ये स्कूल और ये मामला। कराची से जब आप वापस आए बखैर आफियत, तो बच्चे जो हैं वो पापा को देख के खुश हुए? वो तो, बल्कि मेरे बच्चों को ये पता नहीं होता मैं कहाँ चला गया और क्यों चला गया। और बाहर से टेलीफोन करता हूँ कि मैं प्लान जगह पर हूँ और प्लान जगह जा रहा हूँ। आप पाकिस्तान के चंद गैर मामूली लोगों में हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, तो उनमें से आप उसमें हैं। मतलब शुक्रिया। मेरे नज़दीक तो आपको अगर कोई अवार्ड से भी नवाजा जाए तो अवार्ड की भी वो कदर व मंजिलत नहीं है जो आपकी शख्सियत की, इतनी बड़ी शख्सियत आपका है। बहुत शुक्रिया। मेरा तो ख्याल है मैं जो अकेले में बैठता हूँ तो अपने आप से बहुत शिकवा आता है कि मैंने क्या काम किया। ऐसा कुछ मैंने नहीं किया जो ताजुब के हो या मुश्किल बहुत काम कारनामा हो या बट मैं ये काउंट नहीं करता कि ये भी कोई कारनामा है। क्या बात। अच्छा, ये भी तो है ना कि हमारे यहाँ जो लोग एजिंग के प्रोसेस में जाते हैं, यानी जैसे जैसे उम्र ओल्ड होते हैं, वो उतना मतलब होते कंपोज्ड होते चले जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलते या वो खाइफ हो जाते हैं शायद उम्र से। उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? उनको मैं मशवरा
ये दूंगा कि ये न समझे कि मैं बूढ़ा हूँ। अगर उन्होंने ये समझ बाहर फेंका तो फिर वो यंग है, घूमते फिरते हैं, दौड़ धूप लगाते हैं, जो अब मेरा मशवरा है। अपने दोस्तों के साथ ये पहाड़ों पे चढ़ता हूँ, दौड़ लगाता हूँ। बाईसाइकिल अभी भी चलाते हैं? साइकिल तो मेरे वाहिद सोर्स है ट्रांसपोर्ट। वाह 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 वाह। मेरा दूसरा कोई तो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं बस में सवार होकर किराया दुआओ, इससे तो मेरे जो पोजीशन है वो खराब पोजीशन खराब होती है। यकीन कीजिए कि बहुत मैंने शुक्र है, बहुत शुक्र है आप मानसेरा से गिलगित किया है बाईसाइकिल। मैं उसको सच्ची पूछे तो बड़ा कारनामा समझ रहा था, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आपका तो वाकई वो मुश्किल रास्ता है, वो तो बहुत मुश्किल है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। क्या बात है, बहुत बड़ी सादत। मैं मतलब बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आपसे मुलाकात हुई है और होती रही। इसी तरह मुझे भी समझे कि आपसे क्या इतने कदरदान इंसान से हम इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। हम एक और भी आपसे एपिसोड करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आपने 4 किताबें लिखी हैं। तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ने पढ़ाने से भी इतना ताल्लुक, फिर ये जो एक्टिविटी है, मतलब आपकी शख्सियत ऐसी है कि उसकी समझ नहीं आती कि इस डायमेंशन को कवर किया जाए या उसको, लेकिन हम एक और किस्त करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि आप क्या शुक्रिया है। आप कितने दूर से आए और कितना तकलीफ बर्दाश्त किया और पूछगछ किया, इन वीरानों में पहुँच गए। थैंक यू सर। ये तो आपके बहुत इंसान कदर आदमी है। बहुत नहीं बहुत इज्जत है, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको आलमी तालीमी मैदान से एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विल्नियस में मुनक्किद होने वाले 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पाकिस्तानी तलबा ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है और एक सिल्वर मेडल और एक मेरिट सर्टिफिकेट अपने नाम किया है। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड को हाई स्कूल तलबा के लिए हयातियाती अलूम का दुनिया का मोतबर तरीन मुकाबला तस्वुर किया जाता है और आलमी मुकाबले में दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक से 350 से ज़ायद नुमाया तलबा ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हसन आतिफ चीमा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और पाकिस्तानी टीम का इंतखाब स्टेम कैरियर्स प्रोग्राम के तहत किया गया। तरबियती प्रोग्राम में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने तलबा को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया। मज़ीद इस सवाल से बात करते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले तालिब इल्म हसन आतिफ चीमा से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हसन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, आपको सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे और दूसरा ये कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्वर मेडल ले आएंगे आप? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो मेडल आएगा। सिल्वर अच्छा सरप्राइज था। सिल्वर अच्छा सरप्राइज था, यानी आपने मेडल के लिए एम ज़रूर किया था। यू न्यू कि वेयर यू स्टैंड। समवट हमारे जूरी वो हमें वो पहले एग्ज़ाम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी चेकिंग करते हैं। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बता दिया हुआ था कि तुम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी और आपने यानी बायोलॉजी का इंतखाब क्यों किया? बायोलॉजी बचपन से बहुत अच्छा जा रहा था मेरा। मतलब स्कूल में भी ग्रेड सबसे अच्छा बायोलॉजी का ही आता था और मुझे टीचर भी बहुत पसंद थे। उन्होंने ऐसे इंटरेस्ट डेवलप किया था, मतलब जो सिलेबस से बाहर था वो हमें वो भी पढ़ाते थे और बस अच्छा लगता था ऐसे। जो आप स्पेसिफिक ओलंपियाड का पूछे तो 1 साल पहले सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था। उसमें पाकिस्तान से मुझे लगता है 4000 लोग ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें से इवेंचुअली वो कम और कम होते जाते हैं। 100 हो गए, फिर 25, फिर 10 और एंड में उन्होंने 4 लोग सिलेक्ट किए थे जो जाएंगे। अच्छा, क्राइटेरिया क्या होता है पार्टिसिपेशन के लिए? और दूसरा ये कि किस तरह से सिलेक्शन आपकी आगे से आगे होती जाती है? डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और उनमें से फिर जो क्वालिफाई करते हैं वो आगे जाते हैं, इस तरह से होता है? आपने ख़ुद को नॉमिनेट किया था या आपके स्कूल ने आपको नॉमिनेट किया था? क्या इस प्रोसीजर के हवाले से बताएं। एक पब्लिकली अवेलेबल टेस्ट है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। वो पाकिस्तान में हर इलाके में होते हैं, मतलब लाहौर में भी 2-3 जगह थे, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह में होते हैं। तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बस एक वेबसाइट है, NSTC का नाम से है, अब बस सर्च करें तो वो आ जाएगा, उसमें साइन अप करते हैं एंड यू कैन गो गिव द टेस्ट। तो वंस वो 4000 लोग देते हैं, उसमें से 50 के करीब सिलेक्ट होते हैं। तो फिर डिपेंडिंग कि आप कौन सा डिसिप्लिन करें, जैसे मैंने बायोलॉजी किया था तो उन्होंने हमें फैसलाबाद बुलाया था आगे टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट होते रहे जब तक सिर्फ 4 लोग नहीं रह गए थे। राइट। अच्छा, तो हसन ये भी बताइएगा कि आप
इस प्रोसेस का हिस्सा थे और आपने 4000 तलबा को देखा वहाँ पे जो मौजूद थे, पाकिस्तान में बायोलॉजी को लेकर तलबा में कितना आप टैलेंट देखते हैं, कितने लोग जो हैं आपको इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं? I feel like biology is one of the talents जिसमें पाकिस्तान अच्छा करता है, क्योंकि इधर का वो मेंटालिटी भी है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। राइट या तो जो सारे जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हैं वो डॉक्टर में हो जाते हैं। जैसे पिछले साल का जो मेडलिस्ट था वो भी अब मेडिसिन कर रहा है। आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान मेडिसिन का नहीं है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा कुछ करना है। वैसे मेडिसिन को लेके पाकिस्तान की जो रेटिंग है, रैंकिंग है, अक्सर जो आप स्कॉलरशिप बाहर से देखते हैं कि ऑफ़र की जाती है उसमें उसको एक्सक्लूड किया जाता है, तो आपको लगता है कि हम कोई थोड़ा सा बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इसमें? सॉरी फिर से कैसे? एक्सक्लूड करते हैं, वो कहते हैं कि मेडिसिन से जो तलबा हैं उनके लिए ये ऑफर्स नहीं हैं, उनके लिए वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि अब कोई थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, अब तलबा की तादाद ज़्यादा हो रही है, कोई मयार जो है तालीम का बेहतर हो रहा है यहाँ पर? आई डू थिंक कि बेहतर हो रहा है। जैसे जो हमारा, अब मैं एक अलमनाई हो गया हूँ ओलंपियाड का, तो हमारा एक ग्रुप चैट है अलमनाई का ओलंपियाड्स का, तो वो बहुत कोशिश करते हैं आउटरीच करने का। जैसे जब मैंने कहा था कि मेरे मरतबा 4000 लोग थे, दिस टाइम दे वर 12,000। तो मतलब ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है हर साल कि ज़्यादा और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है स्टडीइंग के लिए, और ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में। आई एम वेरी ग्लैड। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की आपने, और क्या जो इसका सारा ख़र्चा था वो आपने खुद अफोर्ड किया, आप स्कूल ने किया, स्पॉन्सर किसने किया बेसिकली ये सारा आपका? और दूसरा ये कि इसकी प्रिपरेशन फिर आपने किस तरह की, खुद आपने प्राइवेट कोचिंग कोई ली या फिर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको दिलवाई गई? जो इसके लिए कोचिंग होती है वो सिर्फ आखिरी 4 लोगों को देते हैं। ओके। दे गिव 2 weeks ऑफ ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिकल ओनली, क्योंकि जब आप ओलंपियाड जाते हैं 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो वो प्रैक्टिकल के लिए ट्रेनिंग देते हैं 2 हफ्ते की। तो वो उन्होंने हमें फैसलाबाद बुलाया था, निबजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन्होंने हमें उधर प्रोफेसर्स भी असाइन किए थे, उधर बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें इक्विपमेंट भी दे दी थी कि घर जाके प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ हो गया था प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी के लिए उन्होंने क्लासेस रखी थी, लेकिन वो ज़्यादा होता है कि आप खुद से पढ़ो। वो हमें एक टेक्स्ट बुक असाइन कर देते हैं, वो यूजुअली लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ते हैं। 2000 पेजेस की टेक्स्ट बुक होती है, उसका नाम कैम्पबेल है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। और हम रेकमेंड करते हैं कि जो भी इस टेस्ट के लिए साइन अप करता है कि वो पढ़ क्या है उसको। जो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो पाकिस्तानी बोर्ड से होता है, ताकि सबसे ज़्यादा लोग उसमें आ सके। लेकिन उससे आगे वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो हर कैंप के लिए, ताकि एंड तक वो टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाए। प्रिपरेशन हो गई। स्पॉन्सर वाला मसला जो है वो, स्पॉन्सर तो जैसे मैंने कहा था ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो वो ये स्पॉन्सर करते हैं। इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम। इसमें पियास भी है जो फिज़िक्स का है, और फिर हायर एजुकेशन कमीशन भी है। इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम है, NSTC जो टेस्ट का नाम है, और वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। जा भी जाएँ, जैसे इस साल लिथुआनिया में आया था, वो फ़्लाइट भी कवर करते हैं, उधर की अकोमोडेशन, दिन के 3 खाने, वो सब कुछ अकोमोडेट करते हैं। राइट। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि आप टाइम कितना देते हैं स्टडीज़ को? क्योंकि अमूमन जो आपकी तरह ही इन ओलंपियाड्स में शिरकत करना चाहेंगे या आपके इस सेगमेंट को देखने के बाद उनमें भी शौक पैदा होगा कि वो बायोलॉजी के बारे में जाने, उनको कितनी स्टडीज़ जो है ना, वेयर दे आर लुकिंग एट, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना जो है ना अपने आप को इसके हवाले से विजिलेंट रखना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली आपने 4000 लोगों में से टॉप 4 आना है, तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है आउट कम्पीट करने के लिए। वो एक तो पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। लाइक अगर आप कंसिस्टेंटली हर दिन 2 घंटे दे दें तो ईजिली 1-2 महीने में हो जाएगी। उसके अलावा आपको उसके बाद पास पेपर्स भी करने होते हैं। उन्होंने 2023 से लेके 2018 तक पास पेपर्स रिलीज़ किए हुए हैं, उससे आगे भी हैं, लेकिन यूजुअली लोग इतने ही करते हैं, तो वो भी करने होते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए होता है, तो उससे आगे 2 हफ्ते होते हैं जिसमें वो हर दिन 9 to 5 प्रैक्टिकल के लिए काम बुलाते हैं। अच्छा हसन, हमें ये बताएं कि इस तरह के ओलंपियाड्स के हवाले से जो अवेयरनेस है वो बनाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, ये आपको भी पता होगा। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो रह भी जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता ऐसी चीज़ों के हवाले से। कुछ ऐसे स्कूल्स में होते हैं लेकिन वो पढ़ाई उसी तरीके से कर रहे होते हैं। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस गवर्नमेंट के लेवल पर फैलाई जाए स्टूडेंट्स में, और इसको ज़्यादा कन्वीनियंट किया जाए ताकि हर कोई इसे पार्टिसिपेट करे, और डेफिनेटली जो टैलेंट निकलेगा वो आगे जाकर पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पता चला था कि ये एक चीज़ भी है, तो मैंने उसके लिए साइन अप किया था, और मैंने जो वो सिलेबस था वो पहले ही पढ़ा हुआ था,
तो वो साइन अप हो गया था और वो अनफॉर्चुनेटली वर्कड आउट। तो स्केजुअल्स के बारे में भी बताइएगा, आपके क्या हैं, किस तरह से पढ़ते हैं? सुबह जो स्कूल जाना होता है, उसके बाद फिर दिन भर क्या करते हैं? जो मेरा होया था, ये हमारे CIs हो रहे थे, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे थे राइट बिफोर, मतलब मई जून में, और हमारा ओलंपियाड आई थिंक 11 जुलाई को था। तो ऐसे वो टाइम थोड़ा सा क्लैश करता है कि और लाइक काफ़ी वो हेक्टिक भी हो जाता है। जैसे मैंने एक और फिज़िक्स के ओलंपियाड के बच्चे से बात की थी, उसने एक बार अपने ओलंपियाड के लिए गया हुआ था क्योंकि उसके एक एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में एक हफ्ते का टाइम था। उस टाइम में वो ओलंपियाड गया था और फिर वापस भी आया था और वापस अपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे। या तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है ओलंपियाड और स्कूल सब कुछ मैनेज करने का, लेकिन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। एंड ऑल्सो अबाउट आउटरीच, हाँ, सारे जो अलमनाई हैं उन्होंने एक ग्रुप चैट भी बनाया हुआ है, उसमें आई थिंक अब 4000 या 2000 लोग आ गए हैं। उसमें सारे ओलंपिया के अलमनाई वो आंसर करते हैं जो भी क्वेश्चंस मांग रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप YouTube पे सर्च करें हाउ टू गेट इनटू MIT बाय बिलाल, एक YouTube वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी। थैंक यू सो मच। हसन आतिफ चीमा हमारे साथ मौजूद थे, अभी तक की अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अहम मरहले में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 25 जुलाई से हो रहा है। कौमी टीम 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के बाद मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की मुख्तलिफ कंडीशंस, पिचेस का रवैया और मेज़बान टीम की होम जो बर्तरी है, हम कह सकते हैं कि होम ग्राउंड, होम क्राउड पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकती है। इन तमाम जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस करते हैं हम, और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे फॉर्मेट पर उठने वाले सवाल, एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं, और ये जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस है उसमें पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना अली, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह अनदर न्यू डे। अच्छा भट्टी साहब, इस सीरीज़ का तज़किरा करने से पहले हम बात कर लेते हैं जो ICC 2027 वनडे वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है सुपर सीरीज़ का, उस पर आपकी क्या राय है? देखें अली, अभी आपने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि वहां भी 48 टीमों का टूर्नामेंट था। बेसिकली एक तो ब्रॉडकास्टर का ये कहना है कि भाई लोग इस वक्त T20 फॉर्मेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वनडे फॉर्मेट जो है उसमें थोड़ी सी लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। तो इस फॉर्मेट से एक तो टीमें बढ़ जाएंगी, मैचेस तकरीबन उतने रहेंगे, लेकिन जो असल चीज है जो हमने पिछले दिनों एशिया कप में देखा, पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस है ना, वो 2 से 3 मैचेस, अगर दोनों टीमें पहले ग्रुप मैच खेलती है, फिर सुपर 7 खेलती हैं और आगे जाके फाइनल में टकराती हैं, तो 2 से 3 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हो सकते हैं, जिससे क्राउड भी ज्यादा आएगा और ब्रॉडकास्टर को भी फायदा होगा। तो बेसिकली ये ब्रॉडकास्टर को फायदा पहुंचाने के लिए मुझे ये फॉर्मेट नजर आ रहा है। राइट। अच्छा भट्टी साहब, अब ज़रा आ जाते हैं जो शाहीनों का एक और इम्तिहान शुरू हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ जो हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। बाबर बीइंग कैप्टन बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं हर जगह पर। आपको क्या लगता है, कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, और क्या वो वाले बाबर आजम जिनको उनके फैंस देखने के लिए बेताब हैं, वो वाले बाबर आजम हमें दिखाई देंगे? प्रैक्टिस सेशंस में तो हमें काफ़ी बेहतरी दिखाई दी है। देखें हिना, आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस नहज पे पहुंच गई है कि आपने कहा कि शाहीनों का इम्तिहान किस टीम से है कि पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 7 है और वेस्ट इंडीज जो है वो नंबर 8 है। तो कहने का मकसद ये है कि एक छोटी टीम जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके खिलाफ हमारा इम्तिहान है, इसलिए कि अब से थोड़े दिन पहले हम एक और छोटी टीम बांग्लादेश से भी 2-0 सीरीज हारे हुए थे। तो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में इतनी ज्यादा नाकामियां हैं कि अब हम इसको भी इम्तिहान कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली बाबर आजम 2 बार कप्तानी से रिजाइन कर गए हैं और तीसरी बार उनको एक और लाइफलाइन एज ए कैप्टन भी मिली है।
तो देखें, दुनिया में वही कप्तान सक्सेसफुल माने जाते हैं या जिनको हिस्ट्री याद करती है, जो एज ए प्लेयर फ्रंट से लीड करें, खुद भी परफॉर्म करें, टीम को भी जितवाएं। अनफॉर्चुनेटली अगर इस फॉर्मेट की हम बात करें टेस्ट मैच की, तो बाबर आजम ने पिछली 32 इनिंग्स में उनके 5 50 हैं, और उन्होंने जो आखिरी सेंचुरी बनाई थी वो 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में बनाई थी। तो बाबर आजम को एज ए कप्तान पाकिस्तान टीम को जीत की तरफ लेके जाना है, एक नई लीडरशिप क्वालिटी उनको दिखानी है। फिर बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस में भी वो जो किंग बाबर आजम कहते हैं ना, वो बाबर आजम हमें नजर आने चाहिए। अभी मैं ये जो टीम देख रहा हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही मुमकिन 11 होगी सैटरडे के पहले टेस्ट मैच के लिए, तो पाकिस्तान एक बॉलिंग में थोड़ी सी एक नई लुक मुझे टीम नजर आ रही है। 32 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं अली उस्मान, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो डेब्यू करेंगे, क्योंकि जो पास में पाकिस्तान की फतुहात के मरकजी किरदार हैं नोमान अली, अब उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। फिर साजिद खान जो बांग्लादेश के टूर में टीम का पार्ट थे, 11 में शामिल थे। अब साजिद खान टीम के तो साथ है, लेकिन सुना है कि साजिद खान को टीम में जगह नहीं मिल रही। अच्छा, फास्ट बॉलिंग में चूंकि ब्रायन लारा स्टेडियम जहां पर पहला टेस्ट मैच होना है, कहा जा रहा है कि जो पिच बनाई जा रही है वो पेसर्स को मदद करेगी, तो उसमें एक तो हमारे पास आमिर जमाल का ऑप्शन है, वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। फिर मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली। लेकिन मेरे ख्याल में जो असल हमारा इम्तिहान है वो तो बॉलिंग का है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर बॉलर 20 विकेट ना ले तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। लेकिन हमारी आजमाइश बैटिंग में भी है, क्योंकि हमारी बैटिंग हमने अभी बांग्लादेश में देखा, एक रियल जो पेसर था नाहिद राना, उसके खिलाफ हम लोग स्ट्रगल करते रहे। वो 140-150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे। अब वेस्टइंडीज के पास वैसे एटलीस्ट 2-3 बॉलर हैं, तो पाकिस्तान के बैट्समैन जिनमें आजान उवैस हैं, इमामुल्लाह कोपनर हैं, शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला फजल, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, तो ये पाकिस्तान की बज़ाहिर तो बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब ये बैटिंग लाइन किस तरह डिलीवर करती है, किस तरह परफॉर्म करती है, मेरा ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन बाबर आजम के लिए, बहरहाल पाकिस्तान टीम के लिए तो इम्तिहान है, बाबर आजम के लिए भी बहुत बड़ी इम्तिहान। वो कहते हैं ना कि हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन यहाँ पर हम हारों का तसलसल इतना देख चुके हैं कि हमें वो फ़र्क जो है महसूस होना बंद हो गया है। अच्छा भट्टी साहब, वहाँ की पिचेस के एतबार से आपको क्या लगता है कि किस तरह की सिलेक्शन होनी चाहिए, कैसी पिचेस है वेस्ट इंडीज़ की? अच्छा अली, मैं पहली बार 2007 में वेस्ट इंडीज गया था, जब वर्ल्ड कप हुआ था, बॉब वुलमर का इंतकाल हुआ। फिर 2010 में मुझे फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए जाने का इत्तेफाक हुआ। तो वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है, समझ लें कराची से मिलती जुलती कंडीशन है कि साहिल के करीब उनके सारे शहर हैं और ह्यूमिड कंडीशन है, लेकिन पिचेस वो बनाते हैं, फास्ट पिचेस बनाते हैं, लेकिन कोई वैसी एक्सप्रेस पिचेस नहीं है जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या साउथ अफ्रीका में। तो मेरे ख्याल में असल चीज है कि पाकिस्तान टीम अगर अपनी पोटेंशियल पर खेले, स्किल्स के साथ खेले, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मिलती जुलती कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज की। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है कि जहां पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल करे। लेकिन एक चीज है कि अभी वेस्ट इंडीज की टीम ने रिसेंटली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेली, 1-0 जीती। एक मैच में उन्होंने 650 रन बनाए, फिर दूसरे मैच में पहले श्रीलंका ने 550 रन बनाए, तो 499 रन फिर वेस्ट इंडीज ने बनाए। तो वेस्ट इंडीज की टीम भी उसका भी कल अनाउंस हुआ है। उनके एक फास्ट बॉलर अलजारी जोसेफ जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम मेरे ख्याल अपनी कंडीशन में उनके बैट्समैन, बॉलर, स्पिनर वो काफी मजबूत टीम है। तो पाकिस्तान के लिए ये नहीं कि अनप्लेएबल कंडीशन है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पर खेलेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये टीम
बेहतर परफॉर्म करेंगे। हाँ भी हम उम्मीद कर सकते हैं इसकी। भट्टी साहब, तो ये वाले चैलेंजेस तो ठीक है, आपने कहा मेजर ये वाले चैलेंजेस नहीं है जो हम बात कर रहे हैं कि कंडीशंस में खेलने के लिए कोई फ़र्क होगा। बाबर आजम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होगा टीम को यकजा करना या टीम को एक साथ लेके चलना, क्योंकि माजी में हमने बहुत कुछ देखा है, वो ग्रुपिंग और वो एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है उसकी जारादारी और फिर उस तरह से और ये बाबर आजम से चीज़ें सारी मंसूब की जाती हैं। तो अब की बार वी होप कि ऐसा नहीं होगा और वो उस चीज़ से उन्होंने डेफिनेटली सबक सीखा होगा, जिससे परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़्यादा मुतासिर हुई उनकी भी। तो आपको लगता है मेजर यही वाला चैलेंज होगा? मेरा नहीं ख्याल ग्रुपिंग का इतना ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन प्लेयर्स खुद माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिससे हमारे जैसे लोग या हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए ये तासुब मिलता है कि शायद अंदर कोई ग्रुपिंग है। मैं आपको बाबर आजम की एक मिसाल दूं कि साल 1.5-2 साल पहले हम पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने उस जमाने में बाबर आजम की कप्तानी के बारे में कहा जा रहा था कि शायद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला कि सोचना भी मना है, मतलब बाबर आजम को अगर कप्तानी से हटा दिया जाए तो प्लेयर्स ने कहा कि सोचना भी मना है। फिर पिछले दिनों जब बाबर आजम को तीसरी बार कप्तान बनाया गया तो हमने देखा पाकिस्तान टीम के तकरीबन सारे जूनियर और सीनियर प्लेयरों ने बाबर आजम को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि बाबर आजम बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, बड़े जबरदस्त इंसान है। किसी ने कहा वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। तो देखें, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो बाबर आजम है। हम बार बार बाबर आजम को इसीलिए डिस्कस करते हैं कि उनकी क्लास तो है, लेकिन क्लास मेंटेन भी करनी पड़ती है। आपको वर्ल्ड क्लास टाइटल नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। बिल्कुल भट्टी साहब, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज शुरू होने वाली है कल से, उसका तस्करा जारी था। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कारवां सराय की कुछ झलकियां देखते हैं। कारवां सराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों को मेरा सलाम पहुँचे। उनके थके हुए बदन तवील मुसाफतों के बाद जब मैंने बात की है तो क्या उन तक एक बर्फीली और एक पोल्यूशन से पाक हवा के झोंके पहुँचे? क्योंकि आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं स्कार्दू, यकीन कीजिए कि जब आप पहला सांस लेते तो यूँ महसूस होता है जैसे झांझरें खनक रही। और आज अजीब बात है कि कारवां सराय में गोरे चले आए। अच्छा, ये गोरे जो हैं, गोरे गोरे जो होते हैं, बांके छोरे जो होते हैं, ये इत्तफाकन यहाँ मिल गए हैं। और मैं इनको किस तरह जानता हूँ? जब मेरा बेटा माशाल्लाह सल्जूक हॉलैंड में पाकिस्तान का एम्बेसडर था, तो उसके नाते से उसके बाद यहाँ जब रिसेंटली हॉलैंड के नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए, हिज एक्सीलेंसी रॉबर्ट यहाँ से गए और इनकी अहलिया माहिरिका, तो ये मेरे गरीब खाने पर भी तशरीफ़ लाए। दे स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 hours. So I suggest to you that you should also go to get to. I'm afraid of heights. For a hike. Yeah. Well, if you're not, I mean, Robert, mashallah, is a very tall person. अरे वाह, ये जो कारवां सराय का स्कर्दू एडिशन है ना, ये आप सब पर लाजिम है देखना। इस कदर खूबसूरत जगह पर बैठकर तार साहब वहाँ की किस्से कहानियाँ बयान कर रहे होते हैं, मेहमानों से बात कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो अब का जो एपिसोड आपने इस इतवार की शब 8:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।